नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार 70वीं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग परफेक्शन आईएएस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में आज जो पेपर है वो है पेपर संख्या 6, जो मित्रों जनरल साइंस पर बेस्ड पेपर है और साइंस के क्वेश्चंस बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पेपर। ओके, पहला क्वेश्चन, ये ठोस होते हैं और धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ हद तक कठोर होते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़े में टूट जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उपरोक्त विशेषताएं किस प्रकार के आयनिक यौगिकों को दर्शाती हैं? ये आपको क्या करना है, बताना है कि उपयुक्त विशेषताएं किस प्रकार के ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यौगिकों को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर देखें आयनिक यौगिकों के अगर हम गुणों की यहाँ पर बात करें कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं और इनके गुण क्या होते हैं, अगर हम इस पर देखें आयनिक यौगिक, तो ज़रा उसको पहले समझते हैं हम लोग। आयनिक यौगिक होते क्या हैं, क्या उनके भौतिक गुण हैं। तो आयनिक यौगिक बेसिकली ठोस होते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक आयनों के यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण कठोर हो जाते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ये जो बताया जा रहा है आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ हद तक कठोर होते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। दूसरी बात, गलनांक क्वथनांक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम आंसर देखें तो हमारा आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। ए विभवांतर, 2 चार्ज, 3 ऊर्जा और डी चार्ज विभवांतर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्या क्या इकाई होती है, यूनिट किसकी होती है, ये बताना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस, एनर्जी या चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर यदि हम देखें इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट निर्वात में 1 वोल्ट के विद्युत के संभावित अंतर के माध्यम से विराम गति करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त या खोई हुई गतिज ऊर्जा की मात्रा है। इसलिए इसका मान 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कैलोरी है, जिसे प्राथमिक चार्ज अगर हम इसका देखें तो कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम बात करें तो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, लेकिन एसआई इकाई नहीं है और ऊर्जा की एक सामान्य इकाई के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई हो गई है मित्रों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली आपकी ऊर्जा की इकाई हो गई है। तो यहाँ पर यदि हम इसका ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर मित्रों इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हमारा सही उत्तर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मानव आँख का दोष प्रेस बायोपिया बनाता है। ऑप्शन ए
व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ होता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति दूर की वस्तुओं स्पष्ट देखने में असमर्थ होता है। व्यक्ति निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ होता है। व्यक्ति को कोई वस्तु देखने पर फोकस के निकट दिखाई देती है, जबकि दूसरे तल पर मौजूद फोकस के बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसके समझें प्रेक्सोबिया मिक्स क्या बीमारी है, तो प्रेक्सोबिया जो बीमारी होती है मित्रों, वो एक दोष है जो यह बताता है कि आमतौर पर ये बुढ़ापे पे होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कब होगा? बुढ़ापे पर। बुजुर्गों में बेसिकली ये दोष पाया जाता है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसमें सिलेरी मांसपेशियां में सख्त होने के कारण आँख अपनी समायोजन शक्ति खो देता है। परिणाम स्वरूप न तो हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इसी टाइप में एक व्यक्ति के निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, और मायोपिया में व्यक्ति स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है, जबकि प्रेस्बोपिया में निकट और दूर दोनों की वस्तुएं नहीं देख पाता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पर यदि हम सीधा ऑप्शन समझें तो आपका जो ये सी स्टेटमेंट दिया है यही बिल्कुल सही होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कण में त्वरण हो सकता है भले ही किसी निश्चित समय पर उसका वेग क्या हो? शून्य हो। जब कोई कण अपनी गति की दिशा उलट देता है तो यह क्षण भर के लिए विराम की स्थिति में होता है। यदि कथन में और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है, ए ऑप्शन दिया गया। बी ऑप्शन, यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन, कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। डी ऑप्शन, कथन गलत है और कारण सत्य है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या सही होगा? यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन जो है ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15? इसे देखते हैं। एक कण पर स्थिर परिणाम का बल कार्य करता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल में होती है। यह इस प्रकार है कि वेग स्थिर है, त्वरण स्थिर है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर है, यह परवलयिक पथ पर चलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक कण स्थिर परिमाण का बल का कार्य करता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। ए पार्टिकल इज acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane its follow that। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको। तो अगर हम इसे देखें तो जब कोई कण किसी स्थिर परिमाण का बल पर कार्य करता है तो वो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। पहली बात तो ये समझ लो। कण की गति एक समतल में होती है और इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति के रूप में जाना जाता है। एक समान वृत्ताकार गति में गतिज ऊर्जा स्थिर होती है और एक समान वृत्तीय गति में स्थिर रहती है, एक समान वृत्तीय गति में स्थिर रहती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा, कि ऐसी कण जो एक समान वेग वृत्तीय गति में गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रॉकेट प्रणोदन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए न्यूटन की गति के पहले नियम पर, कोणीय ऊर्जा संरक्षण पर, रेखीय संवेग के संरक्षण पर। तो यदि हम बात करते हैं रॉकेट प्रणोदन सिद्धांत, यानी रॉकेट propulsion is based on the principle of रैखिक संवेग संरक्षण
में, ठीक है। रॉकेट प्रणोदन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर शुरू में रॉकेट विराम की स्थिति में होता है, लेकिन जब रॉकेट उड़ान भरने में तैयार होता है तो उच्च गति पर उत्सर्जित गैस के छोटे द्रव्यमान की गति की भरपाई रॉकेट के बढ़े हुए संवेग से हो जाती है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक काम करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर करता है। और लीनियर मोमेंटम कैसे उसे प्राप्त होता है, गैस जैसे ही उत्सर्जित गैस के छोटे द्रव्यमान की गति भरपाई के कारण रॉकेट ऊपर जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो सभी पिंडों का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, सभी पिंडों का भार शून्य हो जाएगा, सभी पिंडों का द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे, सभी पिंडों का न तो द्रव्यमान और ना ही वजन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी पिंडों का भार शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो सभी पिंडों का भार शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि वस्तु का अगर हम भार देखें, भार क्या होता है, वस्तु का भार mg, और यही जो g है वो आपका fg है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और जब गुरुत्वाकर्षण बल दूर हो रहा है यानी g जीरो हो रहा है तो पिंडों का जो भार होगा वही जीरो हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखते हैं। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्त के अनुदिश स्थिर v के समान गतीय गति में घूम रही है तो पिंड का त्वरण है a 0 v स्क्वायर अपॉन r c डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण उसका वेग बदल जाता है। क्या हो जाता है, उसका वेग जो है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसकी जो दिशा होती है मित्रों वो बदल जाती है। आप ऐसे समझिए जैसे एक समान वृत्तीय गति ये है, ये वृत्त इस O के सेंटर में पिंड गति कर रहा है, ये कोई पिंड है, ठीक है, गति कर रहा है। तो अभी इसकी दिशा यहाँ है, जब इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो पिंड की दिशा कहाँ हो जाएगी, पिंड की दिशा इधर, और फिर यहाँ पहुँचा तो पिंड की दिशा नीचे की ओर, और यहाँ पहुँचा तो पिंड की दिशा इधर। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में उसकी दिशा क्या हो रही, चेंज हो रही है। दिशा चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसका जो वेग है वो चेंज हो रहा है, और वेग चेंज हो रहा है तो पिंड का जो A है वो भी बदलेगा, और पिंड का जो A बदल रहा है तो यदि हम उसकी बात करें तो पिंड का जो त्वरण होगा, एक समान वृत्तीय गति घूम रही है, पिंड का त्वरण जो होगा V वो होगा ओमेगा, गुरुत्वीय त्वरण के तौर पर उसे देखते हैं, और ये होगा v स्क्वायर अपॉन आर। कितना होगा, v स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ v वस्तु का परमाणिक वेग है और r इस पिंड की इसकी त्रिज्या है, क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन आर। ठीक है, ठीक, और ए इक्वल टू वी अपॉन आर, और इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, क्या होता है, आर ओमेगा। तो इस तरह इसको हम निकाल लेते हैं। ओमेगा क्या है, यहाँ पर एंगुलर वेग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, यदि पिंड पर कार्य करने वाला पुनर्स्थापना बल निश्चित बिंदु की ओर निर्देशित है और निश्चित बिंदु किसी बिंदु दूरी पर सीधे अनुपातिक गति है तो यह गति क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा कथन, सरल लोलक की समायावधि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो सरल लोलक तो आपको मैंने बताया था कि जो आवर्तकाल होता है वो
टी इज इक्वल टू 2π√L/g है। तो यहाँ पर कहीं आपको m दिख रहा है? m यानी पिंड का भार दिख रहा है इस ऑप्शन में? नहीं दिख रहा, तो ये तो हो जाएगा गलत, ये तो सीधा स्टेटमेंट गलत होगा। पिंड का कार्य करने वाला पुनर्स्थापना बल निश्चित बिंदु पर निर्देशित है और निश्चित बिंदु की दूरी पर सीधे अनुपातिक है। तो ये गति सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पर देखते हैं कथन 1 और 2 दोनों सही, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत, कथन 1 सही और कथन 2 गलत। तो ऑप्शन जो सी है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की गति होती है मित्रों, जिसे एक वस्तु की पुनर्स्थापना बल के कारण अनुभव किया जाता है, जिसका परिणाम संतुलन की स्थिति में वस्तु की दूरी के सीधे अनुपात में होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? यदि गतिज ऊर्जा 4% की वृद्धि होगी तो संवेग बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा की वृद्धि 4% हो तो संवेग कितना बढ़ जाएगा? तो पहले तो मित्रों गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध निकाल लेते हैं हम और देखते हैं क्या संबंध है। तो मित्रों गतिज ऊर्जा और संवेग तो k इज इक्वल टू होता है मित्रों p²/2m। क्या होता है? p²/2m, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² के। तो अब ये क्या कह रहे हैं? गतिज ऊर्जा में 4% की वृद्धि होने पर, गतिज ऊर्जा में 4% की वृद्धि कर दो, तब संवेग कितना बढ़ जाएगा ये बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें गतिज ऊर्जा में 4% की वृद्धि की है हमने, ठीक है, तो जब 4% की वृद्धि की है मित्रों, तो यानी अगर और वो इधर स्क्वायर है तो के ई अंडर रूट के अंदर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो के ई कितना किया है? 4, तो अंडर रूट 4 और प्रोपोर्शनल टू पी, तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो 4% जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो संवेग कितना बढ़ जाएगा? संवेग आपका 2% बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्रों, ठीक है। और अगर साइंस के टर्म्स ये समझ में ना आ रहे हों तो आप इधर ही इंग्लिश का एक्सप्लेन क्वेश्चन दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच अपनाए गए वास्तविक पथ पर निर्भर करता है। पहला, घर्षण बल के संरक्षी बल है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सत्य लेकिन कारण गलत है, कथन गलत लेकिन कारण सत्य है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सी बातें सही हैं, तो किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच अपनाए गए वास्तविक पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है और एक असंरक्षी बल वह होता है जिसका कार्य किए गए पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल का कार्य अच्छा उदाहरण है और संरक्षी बल एक ऐसा बल है जिसका गुण यह है कि किसी कण के दो बिंदुओं के बीच ले जाने में बल द्वारा किया गया कार्य कुल कार्य उठाए गए पथ से स्वतंत्र होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल का अच्छा उदाहरण है। बात समझे यहाँ पर? तो ये जो बात की गई है, क्या होता है असंरक्षी बल कि वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में घर्षण द्वारा किया गया कार्य दो बिंदुओं पर अपनाए गए वास्तविक पथ पर निर्भर करता है और घर्षण बल असंरक्षी बल है। तो ये जो कथन और कारण दिए गए हैं ये दोनों सही हैं और ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है 12? इसे देखते हैं। हाँ, पूर्णतः अप्रत्याश संघट्ट इन इलास्टिक कॉलिजन के दौरान क्या होता है? सिस्टम की रेखिक गति संरक्षित रहती है, सिस्टम की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ए बी दोनों,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संघट्ट क्या होता है, टक्कर, यानी समझे जो टक्कर होती है, ठीक है, और तो पिंडों या उससे अधिक पिंडों के बीच एक साथ होने पर यह बहुत तेजी से ये क्या करती है, उनके बीच काम करने वाले आंतरिक बल के कारण होता क्या है, होता ये है कि शामिल पिंडों की गति में परिवर्तन हो जाता है। और इलास्टिक संगठन एक ऐसा संघट्ट होता है, इतना ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें संघट्ट के परिणाम में गतिज ऊर्जा कोई शुद्ध हानि नहीं होती और संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों इस संघट्ट में संरक्षित मात्राएं हैं, ठीक है। और इनालास्टिक संघट्ट जो होता है, ठीक है, इनालास्टिक संघट्ट जो होता है जब टकराने वाली वस्तु की प्रणाली की गतिज ऊर्जा कुछ मात्रा में नष्ट हो जाती है और टकराने वाले कण के से चिपक जाती है। यह पूर्ण इनलास्टिक संघट्ट गतिज ऊर्जा की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रैखिक संरक्षण है, जो रैखिक गति है वो कैसी रहेगी, संरक्षित रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है हमारा सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए, ठीक है मित्रों ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी जनरल साइंस पर बेस्ड है, इतना इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चंस की हिंदी ना समझ में आए तो उसमें साइड में इंग्लिश भी दिया गया है, तो आप वो वहाँ से देखकर आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में यदि कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आपको हमारा चैनल पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पेपर्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, और ठीक है। और इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी संस्थाओं के और सभी स्टेट पीसीएस के पेपर्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हम सीटेट के लिए भी एक कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़िए और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है मित्रों। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस क्या है उसे देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्या कह रहा है 13, इसे समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण निम्नलिखित पर विचार करें। क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक और मोलर गैस स्थिरांक कौन सा सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी कांस्टेंट है। यदि हम इसमें बात करें सार्वभौमिक स्थिरांक के बारे में मित्रों, तो सार्वभौमिक स्थिरांक वो स्थिरांक होता है जिसका हमेशा क्या रहे, मान सेम ही बना रहे, हमेशा एक ही बना रहे, ठीक है। तो मित्रों यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये विकल्प दिए गए हैं, ये जितने भी दिए गए, चाहे प्लांक स्थिरांक हो, ठीक है, चाहे फैराडे स्थिरांक हो, चाहे मोलर गैस स्थिरांक हो, इवन चाहे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हो, इन सभी कॉन्स्टेंटों की जो वैल्यू है वो उनके ताप, दाब और समय पर निर्भर नहीं करती है, सदैव कैसी रहती है, नियत रहती है। तो ये जो हैं ये सभी के सभी नियत हैं, कांस्टेंट हैं, सार्वत्रिक स्थिरांक हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सब सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है 14, उपरोक्त रूप से गिरती वस्तु का भार शून्य नहीं होता है, कारण भार एक सामान्य बल है जो पिंड द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क की सतह द्वारा लगाया जाता है, और संपर्क में सतह द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है और लेकिन कारण सत्य है। तो यहाँ पर
क्वेश्चन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, कथन और कारण। कथन गलत है लेकिन कारण क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। मुक्त से गिरती हुई वस्तु का भार शून्य नहीं होता है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है। क्यों होता है? भार सामान्य बल है जो पिंड द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क में सतह द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि सतह संपर्क में ही नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रिले उपग्रह टेलीविज़न कार्यक्रम की दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लगातार प्रसारित करता है, क्योंकि अवधि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की अवधि से अधिक होती है। अवधि अवधि पृथ्वी पर अपनी धुरी से घूमने की अवधि से कम होती है। अवधि पृथ्वी पर अपनी धुरी से घूमने की अवधि के बराबर होती है। और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो आपकी भूस्थितिक उपग्रह होता है यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, उस उपग्रह की पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिक्रमा करता है। उनकी परिक्रमा अवधि पृथ्वी के समान ही रहती है। इसलिए पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक को एक स्थिर प्रतीत होता है और ध्रुवीय उपग्रह का नाम का अर्थ यह हो सकता है कि उपग्रह की स्थायी रूप से ध्रुवों पर स्थित हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो धुरी पर घूमने की अवधि के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित पर विचार करें। वेग, तरंगदैर्घ्य, रंग और आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उपरोक्त में से कौन स्थिर रहेगा? केवल 1 और 3, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन स्थिर रहेगा? तो वो स्थिर है क्या आपका? ऑप्शन सी 3 और 4। क्या होगा? ऑप्शन सी 3 और 4 हमेशा स्थिर रहेगा। रंग और आवृत्ति उसकी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई त्रिज्या दोनों दुगनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? तो R लंबाई और त्रिज्या विद्युत चालक में संबंध अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो अपॉन 1/A। ठीक है। अब इनने क्या किया है? विद्युत प्रतिरोध R है और इसकी लंबाई त्रिज्या दोनों दुगनी कर दी जाए, लंबाई और त्रिज्या। तो यानी R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो A का फॉर्मूला होता है R²। तो यानी ये R के भी क्या होगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में बात करें तो क्या हो गया? तो R इज इक्वल टू L/A R², यानी 2R² इज इक्वल टू R²। तो R से R कट गया तो ये कितना बचा? R2। यानी जो R2 आया है वो आपका R1/2 आया है, यानी जो दुगुन आधा हो गया है। तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा और चालकता आधी। प्रतिरोध आधा हो जाएगा और चालकता अपरिवर्तित। तो ऑप्शन जो देखें तो कौन सा सही होगा? प्रतिरोध आधा हो गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नशे में धुत ड्राइवर को सांस परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर पेपर मौजूद का होता है? ऑप्शन ए दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी सोडियम परमैंगनेट नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी सोडियम डाइक्रोमेट नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर मित्रों जो सही हो जाएगा उसका आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड।
क्योंकि नशे में वाहन चलाने की जांच के लिए पुलिस द्वारा सांस परीक्षण के फिल्टर पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। जब चालक विश्लेषक के पास सांस छोड़ता है तो अल्कोहल पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के समाधान द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है और एसिटिक एसिड बनाती है। इस प्रक्रिया में रंग परिवर्तन हो जाता है और परिणाम देख लिया जाता है। तो क्या आंसर होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गैल्वेनोमीटर और को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ना चाहिए। 2 गैल्वेनोमीटर और एमीटर को बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को समानांतर से जोड़ना चाहिए। तो कथन 2, तो यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन क्या है मित्रों? दोनों के दोनों कथन गलत हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को श्रृंखला से जोड़ना चाहिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए कम प्रतिरोध के समानांतर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी जो इसमें दिया गया था गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है हमारा? अगला है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी क्षण चुंबक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के निकट लाया जाता है तो वो क्या करेगी? आप ये समझ जाइए कि जब कोई चुंबक को उत्तरी दक्षिण ध्रुव की ओर लाया जाता है तो दक्षिणी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित और उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित होगी। ठीक है, और दोनों ध्रुवों को आकर्षित होगी, या उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षित या दक्षिणी ध्रुव में आकर्षित होगी। तो मित्रों ये जो चुंबक होगी वो दोनों ध्रुवों पर कैसी होगी? दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगी। तो आंसर अगर हम इसका देखें तो कौन सा सही होगा? सी जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21? उसे देखते हैं। एसी स्रोत का पीक करंट बराबर होता है सर्किट की आपूर्ति की गई धारा का मूल्य एसी स्रोत को प्रभावित मूल्य एसी स्रोत की प्रभावित मूल्य को रूट 2 गुना एसी स्रोत के प्रभावी मूल्य को 1/√2 गुना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो है आपका ऑप्शन सी, एसी स्रोत के प्रभावित मूल्य का √2 गुना, यानी सी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 22। क्या कह रहा है 22? उसे देखते हैं। ठीक है, क्या है? प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट हैं और द्वितीयक वोल्टेज 880 वोल्ट हैं। द्वितीयक कुंडल का प्राथमिक कुंडल से तुलना करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग वी पी इज इक्वल टू दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, और वी एस दिया गया है आपका 880 वोल्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। तो 880 अपॉन 220 और काटा तो कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4/1। तो आंसर क्या है? साफ साफ आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, प्राथमिक वोल्ट अपॉन सेकेंडरी वोल्ट जो होता है वही अनुपात होता है प्राथमिक कुंडली अपॉन सेकेंडरी कुंडली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण में हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जा सकता है? ए ठोस और तरल का मिश्रण, बी तरल और द्रव का मिश्रण, सी गैस और तरल का मिश्रण, और डी ठोस और ठोस का मिश्रण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस मिश्रण से हाथ से चुनने की विधि का उपयोग होगा, तो ये जो है वो आपके जो विधि बताई गई है हाथ से चुन सकते हैं, तो आप हैंड के पिकिंग बोलते हैं जिसे। तो जो अशुद्धि आप हाथ से उठा लें, तो हाथ से आप लिक्विड और गैस तो उठा नहीं पाएंगे, तो क्या उठा पाएंगे? ठोस उठा पाएंगे। तो सीधा कॉमन सेंस की बात है, वो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष के लंबवत रखा जाता है ताकि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और बड़ा हो। लेंस के सामने वस्तु की स्थिति क्या है? ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्लासिकल कोशिका सिद्धांत में कोशिकाओं के बारे में 3 व्याख्या शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत की? बॉर्नबियर, ल्यूवेनहॉक, स्लेडन-स्वान और डार्विन। तो क्लासिकल कोशिका सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करें तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लासिकल कोशिका सिद्धांत बेसिकली आया कब था, पहले ये पता होना चाहिए। तो वो आया था मित्रों 1839 में, थियोडर श्वान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? थियोडर श्वान के द्वारा। और यह सिद्धांत 3 भाग हैं। पहला भाग बताता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। दूसरा बताता है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, और यह 1838 में किसने बताया था? स्वान और मैथियास ने बताया था। किसने बताया था? स्वान और मैथियास ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखें तो कौन सा सही होगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लगाए गए खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल रोशनी कैसी होती है, जरा समझिए। यह धूल और कणों के जलवाष्प द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। बिल्कुल नहीं प्रकीर्णित हो जाएगी। देखें कैसे, धूल और कणों के बीच जलवाष्प में कम प्रकीर्णित होती है, यानी कम फैलती है, सीधी आती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार करें। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, और चौथा है पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये क्या है क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक के घटक हैं जो गर्म शुष्क धूप वाली जलवायु में होता है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? कथन लोमड़ियाँ रात के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। उनके रेटिना में बड़ी संख्या में रॉड होती हैं। ठीक है, तो लोमड़ियाँ रात्रि में जो दृष्टि उत्कृष्ट होती है, इसका मुख्य कारण उनकी रेटिना में बड़ी संख्या में रॉड का उपस्थित होना ही होता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, कारण और कथन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जनरेटर कैसे चलता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम से जनरेटर कार्यरत हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में यात्रा करता है ताकि कंडक्टर में प्रेरित धारा के मार्ग की पहचान की जा सके। जब किसी सर्किट से जुड़ा कोई कंडक्टर विद्युत चुंबकीय यात्रा करता है तो नियम प्रेरित धारा का पथ प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा, यानी दाएं हाथ के नियम के अनुसार ही जनरेटर काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30? इसे देखते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश हवा में से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह विचलन का कोण अधिकतम होगा। किस ओर होगा? लाल रोशनी में अधिक होगा, बैंगनी में अधिक होगा, हरी में अधिक होगा, या नीली में अधिक होगा? तो यदि हम बात करें, जब सफ़ेद प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो विचलन कोण बैंगनी में सर्वाधिक होगा। ठीक है, और लाल में सबसे कम होगा। क्यों? आपतित किरण की दिशा में निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहा जाता है, और अपवर्तन के विभिन्न सूचकों प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के कारण विचलन के कोण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के साथ भिन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी। कौन सा सही है मित्रों? ऑप्शन बी, बैंगनी रोशनी में सर्वाधिक और लाल में सबसे
कम। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नियम हाइड्रोलिक संतुलन पर लागू होता है। हाइड्रोलिक संतुलन बेसिकली पास्कल के नियम पर आधारित हाइड्रोलिक संतुलन होता है। और पास्कल का नियम समझिए क्या है। पास्कल का नियम बेसिकली होता है कोई वस्तु जो तरल पर लगाया जाता है जब कोई बल, तो बाहरी स्थैतिक दाव पूरे तल के सभी दिशाओं में एक समान रूप से विस्तारित हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कौन सा सिद्धांत है, पास्कल का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ के लिए कोशिका नलिका तरल मेनिस्कस अवतल होता है। ए जल, बी पारा, सी जल और ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पेंट स्प्रे गन एटोमाइजर किस पर आधारित है। पास्कल के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बर्नौली की प्रमेय पर, या स्टोक्स के नियम पर। तो ये अगर हम बात करें तो बेसिकली ये बर्नौली की प्रमेय के अंतर्गत आएगा। जैसे जैसे गतिमान तरल पदार्थ की गति बढ़ती है, तरल पदार्थ के भीतर दबाव कम हो जाता है, और ये बर्नौली के ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मित्रों यहाँ पर सीधा सीधा आपका बर्नौली का प्रमेय लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो तरल ट्यूब के ऊपर उठेगा, तरल ट्यूब में गिरेगा, तरल पदार्थ ऊपर या नीचे गिर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यदि स्पर्श कोण न्यून कोण होता है तो तरल ट्यूब ऊपर उठ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो तरल ट्यूब दबाव की गहराई के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है बांध की दीवार पर पानी अधिक दाब डालता है, और अधिक दाब झेलने के लिए मोटी दीवार की आवश्यकता होती है। इसलिए बांध की दीवार बेसिकली मोटाई बढ़ाकर बनाई जाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु अरे ये नहीं, सॉरी, हाँ, यदि संपर्क में कोण तीव्र हो तो ट्यूब पर तरल ऊपर उठेगा, और जब असंजन बल सामंजस्य बल से अधिक है तो द्रव की सतह को गीला कर देगा, और द्रव की सतह के बीच संपर्क का कोण 90 डिग्री की तीव्रता से कम होगा। तरल पदार्थ गीला होने की स्थिति में कोशिका ट्यूब में स्तर बढ़ जाएगा और कोशिका में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन मित्रों जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बांध की दीवार की मोटाई किसके कारण, हाइड्रोस्टैटिक दबाव के कारण। ठीक है, किसके कारण, हाइड्रोस्टैटिक दबाव के कारण। और अगर हम बात करें धातु की शुद्धता आप कैसे नापते हैं, तो धातु की शुद्धता आप लोग नापेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत। बूंदों का निर्माण कैसे होता है, बूंदों का निर्माण हो रहा है पृष्ठ तनाव प्रवाह का प्रतिरोध, यानी श्यानता। यानी कुल मिला के यदि हम बात करें तो जो ए है वो मिलेगा डी से, आर से, सॉरी, ए मिल जाएगा आर से, हाइड्रोलिक दबाव। धातु की शुद्धता की बात करें तो वो मिलेगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से। बूंदों का निर्माण के बारे में बात करें तो वो मिलेगा श्यानता से, और सॉरी पृष्ठ तनाव से। और प्रतिरोध के बारे में बात करें तो मिलेगा श्यानता से। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। केल्विन स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान है। 122 केल्विन, 50 केल्विन, 323 केल्विन और 395 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा आंसर सही होगा,
तो ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान केल्विन में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 323 केल्विन। कितना, 323। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, सी का ऑप्शन है। अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो K-273 अपॉन होता है 5 इज इक्वल टू होता है F-32/9। तो इसमें आप मान रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फ्लेमिंग निम्नलिखित में से किस कोष्कांक की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। ऑप्शन ए गुणसूत्रों की, ऑप्शन बी प्लासिड सी, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति की, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो बेसिकली ये जो की गई थी वो की गई थी गुणसूत्रों की, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। क्रोमोसोम की खोज 1882 में जर्मन वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और उन्होंने सैलामेंडर की लार्वा में विभाजित होने वाली कोशिकाओं में इन्हें देखा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी घटना समुद्र से भूमि की ओर ठंडी हवा की आवाजाही के लिए जिम्मेदार है। विकिरण, संवहन, संचालन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बेसिकली संचालित है किससे, संवहन से, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जल का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, या 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का आयतन यदि हम बात करें तो वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर हम इसकी आयतन के न्यूनतम तापमान पर इसकी आयतन, और इसीलिए इस तापमान पर इसका आयतन न्यूनतम होता है। और क्वेश्चन क्या है, जल का आयतन न्यूनतम कब होगा। तो जल का घनत्व जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर उसका आयतन कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। थर्मोकपल का कार्य सिद्धांत है थर्मसन प्रभाव, सीबेक प्रभाव, फैराडे प्रभाव, या जूल प्रभाव। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, सीबेक प्रभाव। कौन सा ऑप्शन है, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्या है, सीबेक प्रभाव जब थर्मोकपल के बीच बिजली बनाई जाती है तो सिरों पर उनके बीच तापमान का अंतर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। फ्रॉस्ट किसका उदाहरण है, फ्रंट। तो यहाँ पर यदि हम फ्रॉस्ट की बात करें तो ऊर्ध्वाधन का, संघनन का, निक्षेपण का, या बाष्पीकरण का। तो ये जो उदाहरण है बेसिकली ये हो जाएगा आपका किसका, फ्रॉस्ट। जो उदाहरण है वो है फ्रॉस्ट जलवाष्प या गैस के रूप में पानी जो ठोस हो जाता है, निक्षेपण के चरण के संक्रमण होता है। तो यानी आपका निक्षेपण, इसका इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डिपोजिशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इंजन के रेडिएटर में ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यही कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही लेकिन कारण गलत। उपरोक्त में कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सी बात सही है, तो पानी का उपयोग इंजन के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पानी में उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसलिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने पर उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो मित्रों ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाइड्रोजन नाभिक का संलयन सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत है। संलयन परमाणु प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक विभाजित होकर हल्के नाभिक बनते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। संलयन बेसिकली होता है जुड़ना, यानी हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। हल्के नाभिक जुड़कर क्या करते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो कथन है वो तो सही है, लेकिन उसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। ये जो कारण दिया गया बेसिकली ये व्याख्या
की गई है आपके विखंडन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ए सही बी गलत, तो यहाँ पर जो ए सही और बी गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित पर विचार करें। ध्वनि का पुनरुत्पादन फोटोमीटर, टेलीविज़न, फायर अलार्म्स बेल में उपरोक्त में से किसको फोटो विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर अगर हम इसका देखें तो भारत ध्वनि का पुनरुत्पादन फोटोमीटर, टेलीविज़न और फायर अलार्म उपरोक्त में से किस में फोटो विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो ये अगर हम फोटो प्रभाव के इफेक्ट के बारे में बात करें तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में अधिकतम आयनीकरण शक्ति होती है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो शक्ति होती है वो होती है अल्फा किरण में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आर्द्रता बढ़ने पर वायु की ध्वनि गति बढ़ती है, घटती है, परिवर्तन रहती है, पहले बढ़ता है फिर स्थिर रहता है। तो यहाँ पर बात करें तो आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी, अगर हम इसमें देखें तो आर्द्रता बढ़ने में ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व जो होता है शुष्क घनत्व से कम होता है। जैसे जैसे माध्यम में घनत्व कम हो जाता है ध्वनि की गति बढ़ती जाती है, अतः आर्द्र द्रव की वायु क्या हो जाएगी, में ध्वनि बढ़ जाएगी। किसी तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है और इसकी आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है। तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग की तरंग दैर्घ्य का अगर हम फॉर्मूला देखें तो v इज इक्वल टू होता है f यानी n लैम्डा, f यानी फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा यानी आपकी क्या है कांस्टेंट है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तरंग दैर्घ्य ही बतानी है। तो v दिया गया है 340 और ये दिया है 1700 और लैम्डा निकालना ही है। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 34/17, ठीक है, 34/17 और ये जब इसे काटेंगे तो आएगा 0.2 मीटर मतलब, ठीक है। तो 0.2 मीटर यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48, इसे देखते हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें भौतिक परिवर्तन में जिनके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये जो दोनों बातें हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध है बढ़ता, रहता और घटना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 49 की अगर हम बात करें तो आंसर इसका क्या है, घटता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत में आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जैसा कि हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध से पता चलता है। तो यदि यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन क्या है, विदेशों में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी का आयात करना। ऑप्शन बी, भारत के भीतर रक्षा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को विकास को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी ही सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर यदि देखें सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन है, ठीक है। बायोगैस सीएनजी दोनों गैस संचालन का समान है। एलएनजी और सीएनजी दोनों अलग अलग भौतिक स्थिति में एक ही गैस हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि सीएनजी एक ईंधन है, मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है, ठीक है। और मीथेन रंगहीन, गंधहीन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन का दूसरा ग्रीन हाउस योगदान करता है। एलएनजी क्या है,
प्राकृतिक गैस यानी मीथेन है, जिसे बिना दबाव वाले भंडार या परिवहन की आसानी और सुरक्षा के लिए तरल रूप से ठंडा किया जाता है। बायोगैस और गैसीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो कच्चे माल जैसे कृषि अपशिष्ट, खाद, नगरपालिका संयंत्र अपशिष्ट जैसे से आदि से उत्पन्न किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन रहता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। हैलोजन लैंप एक विशेष प्रकार है के प्रतिताप दीप्ति लैंप हैं, जहां बल्ब गैस मिश्रण से भरा होता है, जिसमें शामिल है आर्गन फ्लोरीन, आर्गन क्लोरीन, आर्गन ब्रोमीन और केवल आर्गन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आर्गन ब्रोमीन आयोडीन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट कार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है? हृदयों के इलाज, जीवाणु संक्रमण से लड़ना, विशिष्ट प्रकार के कैंसर लक्षित करना और इनका इलाज करना। दूसरा, पुरानी श्वास बीमारी का प्रबंधन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर मित्रों ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। थायराइड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्रंथि के ऊतक घातक कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं। थायराइड ग्रंथि कैंसर से उपचार निम्नलिखित में से किस आइसोटोप के द्वारा किया जाता है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 और रेडोन और आयोडीन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कैंसर के इलाज के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एथिल एल्कोहल शराब का मुख्य घटक है। ग्लूकोज का किण्वन मेथनॉन के उत्पादन करता है। ग्लूकोज के किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ग्लूकोज का किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। धातुओं के दौरान का कौन सा समूह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, एयू, फैफी, ठीक है, प्लेटिनम, एयू, पोटेशियम, सोडियम और लेड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पी, टी और ए यू है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। विकृत एल्कोहल क्या है? वुड स्प्रिट, शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एल्कोहल, एथेनॉल के साथ विषाक्त खराब स्वाद का मिश्रण। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सही होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? वो होगा ऑप्शन सी, एथेनॉल के साथ विषाक्त का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57-8। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने में मदद करता है? जाइमेज, पेप्सिन, मोल्टेज और लाइपेज। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा है? वो है आपका लाइपेज। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। लाइपेज एंजाइम ट्राइग्लिसराइड है के साथ प्रतिक्रिया करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देता है। लाइपेज प्रोटीन है जो अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में छोड़ा जाता है। लाइपेज आहार लिपिड को पाचन और परिवहन को संचरण करने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसोटोप के लिए सत्य है? किसी तत्व में आइसोटोप में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। किसी तत्व में समस्थानिकों के समान रासायनिक गुण होते हैं। आइसोटोप में परमाणु के नाभिक प्रोटॉनों की संख्या के समान होते हैं। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विभिन्न ध्रुविद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का क्रम है एक्सरे, गामा रे, रेडियो तरंग। एक्सरे, रेडियो तरंग और गामा रे
गामा रे, एक्सरे, रेडियो तरंग उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका क्रम है गामा रे, एक्सरे और रेडियो तरंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में जाता है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है, कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर बात है कुछ मात्रा में ऊर्जा की मुक्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ठीक है में उपयुक्त PS4 इंजन की विशेषता क्या है? प्रणोदन के लिए ठोस ईंधन का प्रयोग, पुनः प्रयोजन बनाने के लिए डिवाइस डिज़ाइन किया गया है, उपग्रह कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतिम थ्रस्ट है, और अंतर्ग्रही मिशनों में सक्षम होता है। तो यदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतिम थ्रस्ट के रूप में प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा की पहली कक्षा में होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीमाइडों में से एक है। इस संबंध में नायलॉन का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेल्यूलोज, लैक्टिक एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलाइन डाइमाइन और एथीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या है? नायलॉन एक एमाइड है। क्या है? एमाइड है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नायलॉन एक एमाइड है और सिंथेटिक पॉलीमर का एक परिवार है। एसिड और के एमाइड के बहुलीकरण को पॉलीमाइड बनता है जो नायलॉन का घटक है, और यह एमाइड निम्नलिखित जो आपके एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलिन डिज़ाइन की प्रतिक्रिया से बनता है। नायलॉन का उपयोग फाइबर, खाद्य पैकेज आदि, आयरन आदि में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बेकेलाइट एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है जो ऊष्मा की विद्युत की कुचालक है। इस संबंध में बेकेलाइट किसका पॉलीमर है? तो बेकेलाइट जो कि पॉलीमर है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। धूप के चश्मे में मौजूद रासायनिक उपयोग की जो अल्ट्रावायलेट किरणें उससे को रोकता है वो हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड, बी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सी सोडियम ऑक्साइड और SnO2 स्टेनलेस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का संचालन करेगा? सिरके के जलीय घोल, NaCl का जलीय घोल और पानी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन करेगा? तो ये जो करेंगे वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन बी क्या है? NaCl के जलीय घोल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम यहाँ पे 60 यहाँ पे देखें, धूप और चश्मे मौजूदा रासायनिक यौगिक में अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है तो वो है सेरियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है 67 उसे देखते हैं। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड का जलीय घोल लिटमस पेपर का रंग बदल देगा। नीले से लाल, लाल से नीला। कागज़ का रंग नहीं बदलता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये क्या करेगा? जलीय घोल लिटमस का रंग बदल देता है और कागज़ नीले से कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सल्फास एक अत्यधिक विषैला अकार्बनिक यौगिक है। यह क्या करता है? जिंक सल्फाइड, एल्युमिनियम ऑक्सीफाइड, अमोनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कैसा है? सल्फाइस का एक कार्बनिक यौगिक है जो रासायनिक संरचना एल्युमिनियम फॉस्फाइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। गन पाउडर जो तेज़ी से चलने पर गर्म ठोस गैसों की मात्रा पैदा करता है का उपयोग बैलिस्टिक पाउडर के रूप में किया जाता है। गन पाउडर की रासायनिक संरचना सोडियम नाइट्रेट, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल सल्फर, ग्लिसरीन, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दीमक सामाजिक कीट है। इसका मतलब यह है कि वे एक साथ रहते हैं और इनमें पीढ़ियां ओवरलैप होती हैं और विभिन्न जातियों के बीच श्रम विभाजन होता है। दीमकों के इन नामों को भी जाना जाता है भूरी चींटियां, लाल चींटियां, सफ़ेद चींटियां और काली चींटियां। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है सफ़ेद चींटियां। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दीमक यूकेसलेट कीड़े हैं जो इंफ्रारेड आइसोटोप के वर्गीकरण की रैंक का वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन बम और परमाणु बम के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल क्या है, सही बात है। परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम से निकलने वाली ऊर्जा परमाणु बम से अधिक होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। वास्तव में उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा डायमंड और ग्रेफाइट के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सत्य नहीं है, ये बोला। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, आइसोटोप हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। गर्म और पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? गर्म पानी की तुलना में पौधे जलीय जंतु ठंडे पानी में ऑक्सीजन जो की मात्रा होती है वो अधिक होती है, इसलिए वो यहाँ पर आसानी से क्या है, पानी का उच्च घनत्व होता है इसलिए रहना आसान होता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन के कारण तो ठंडे पानी में ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर रहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हमारा। गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होती हैं। गैसें क्या होती हैं, अधिक घुलनशील। कम तापमान पर कम दबाव, कम तापमान पर उच्च दबाव, तो यही सही है, कम तापमान पर उच्च दबाव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या है 74? सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक है। लैक्टोज कभी कभी दूध शर्करा भी कहा जाता है। स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। एथाइन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? एथाइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या अगर हम बात करें तो एथाइन जो एथीन होता है इसमें सिग्मा और पाई की संख्या 3:2 होती है, यानी 3 और 2 होती है। ठीक है, पहली बात तो समझ लो। ठीक, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे एकल संयोजक बंध में सिग्मा, ठीक है, होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 और 2? ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बल्कनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? तो यह धातु की सतह में जस्ता कोटिंग के लिए प्रक्रिया, या लकड़ी के गूदे कागज बनाने की प्रक्रिया है, या एल्युमिनियम और ऑक्साइड की परत का जमाव की प्रक्रिया है, या प्राकृतिक रबड़ को कठोर और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एल्युमिनियम नम हवा में आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाता है क्योंकि एल्युमिनियम लोहे पर जंग लगाने की तरह ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, धातु की सतह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत को ढकती है, यानी ऑप्शन डी हमारी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। एबोनाइट क्या है? शुद्धतम रूप से प्राकृतिक रबड़, एक बोरॉन नाइट्रोजन युक्त यौगिक, अत्यधिक बलनिकीकृत और एक पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या है, अत्यधिक बलनीकृत रबड़, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 780। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे के चुंबक तैयार करना, मोमबत्ती के मोम का जलना, मोमबत्ती का पिघलना और बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन यानी रासायन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मोमबत्ती की मोम का जलना यही रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है, पानी में घुलने निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड पानी में घुलने पर अम्लीय जल घोल देता है? कार्बन डाइमोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन कौन सा ऑक्साइड पानी में घुलने पर अम्लीय जलीय घोल बनाता है?
तो अम्लीय जलीय घोल जो बनाएगा वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी का विनियमन केंद्र है? सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला एम्बोगेंटा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मेडुला एम्बोगेंटा जो केवल 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, मस्तिष्क के उच्च स्तर में रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है और स्वायत्त तंत्र में कोई कार्यों की नियंत्रित ठीक है। तो मेडुला एम्बोगेंटा यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में विचार करें। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूल के कण, जलवाष्प, उपरोक्त में से कौन से पदार्थ वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार करते हैं? तो प्रकाश का प्रसार बेसिकली करते हैं धूल के कण। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या है? हीरा विद्युत धारा का संचालन नहीं करता, इसका कारण बताया जा सकता है। तो इसका कारण बेसिकली हीरे का क्रिस्टलीय संरचना, हीरे में अधिकतम पैक संरचना, इसमें केवल कार्बन परमाणु मौजूद है। कार्बन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके कार्बन के साथ 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ऊर्ध्वाधर तल ऊंचाई और क्षितिज जल एजीमुथ में कोणीय दूरियां नापने के उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। बेवल, प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लाइन या थियोडोलाइट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या होगा? थियोडोलाइट एक ऐसा ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विमानों के निर्दिष्ट दृश्यों के बीच के कोण को नापते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ अवशेष रखा जाता है? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या घट जाती है, बुलबुला ढह जाता है और बुलबुला चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रख देने पर बुलबुला फैल जाएगा और उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए सही होगा। ठीक है, और क्योंकि बढ़ जाती है, आवेश बुलबुले की सतह में समान रूप से वितरित हो जाएगा और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण के कारण यह तब तक फैलता रहेगा जब तक कितना ले गए, ठीक है, दोनों बुलबुले एक समान ना हो जाएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है क्योंकि स्टोरेज बैटरी में चार्ज करने के लिए, यानी ऑप्शन ए हमारी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पानी और एथेनॉल का मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? बाष्पीकरण, निस्पंदन, आसवन और पृथक्करण। तो बाष्पीकरण, निस्पंदन, आसवन और पृथक्करण के कारण इसे अलग किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 88। पानी में एथेनॉल का मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? वाष्पीकरण, निस्पंदन, आसवन और पृथक्करण फनल। तो पानी में
ये किया जाता है आसवन विधि से। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जब अम्ल क्षार मिश्रित होकर नमक और पानी बनाने के लिए उदासीन हो जाते हैं तो अम्ल क्षार का उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये उदासीकरण प्रक्रिया कहलाती है प्रकृति का ऊष्मक्षोपी और प्रकृति में ऊष्मशोषी, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशेषी दोनों हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो ए हमारा सही हो जाएगा, ऊष्मक्षेपी हैं। ठीक है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया ऊष्मक्षेपी प्रतिक्रिया है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया अम्ल और क्षार मात्रा के साथ प्रतिक्रिया करके नमक पानी बनाती है। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए यह प्रकृति में ऊष्मक्षेपी परिवर्तन में परिवर्तित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। इसको बेकिंग सोडा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी, वॉशिंग सोडा के रूप में किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। गुड़हल का फूल एक प्राकृतिक संकेतक है। यह अम्लीय घोल को नीले रंग में बदल देता है, क्षारीय घोल को हरे रंग में बदल देता है। ठीक है। उदासीन घोल को स्लैब में बदल देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा गुड़हल फूल कंडिकेटर क्षारीय घोल को हरा और अम्लीय घोल को गुलाबी रंग दे देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो है बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। उदासीन जल का pH मान 7 होता है, इसलिए तापमान बढ़ने से pH का मान क्या होगा? तो उदासीन जल का तापमान बढ़ने पर pH का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जल का pH मान 7 है, तापमान बढ़ने पर pH मान 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि अब जल क्या करेगा? जल में पानी में जो है चायन की वृद्धि को दर्शाता है pH मान का बढ़ना। ठीक है। जब तापमान बढ़ता है तो pH अधिकरण आयनीकरण होने लगता है, pH मान कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में कौन गलत है? मोनोजाइट थोरियम सोडियम सेरियम के उपयोग महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है। मोनोजाइट रेडियोधर्मी है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक में से एक है। ठीक है। तो भारत थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक में से एक है। यही बात क्या हो जाएगी? सही है। मोनोजाइट अयस्क में और थोरियम धातु होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो डी सही है, बाकी सारे डी गलत है, बाकी सारे सही, और आपको गलत ही बताना था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। यूकेरियोट्स यूके के एक कोशिकीय होते हैं और इनकी झिल्ली से बंधे नाभिक और अरंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक निश्चित केंद्रक होता है और झिल्ली से बंधे अंग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये दोनों बातें जो हैं वो पूरा तरह क्या हैं? गलत हैं, और एक भी बात सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ भी है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित युग्मों में प्लेग, ट्रोपोनेमा, पैलिडम, सिफिलिस, अर्सेरिया पेस्टिस, हैजा, वेब्रियो, कॉलरा, क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और 4 युग्म। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो बेसिकली यहाँ पर युग्म जो सही सुमेलित है वो है केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है। कौन कौन से 2 युग्म? प्लेग जो है एर्सीरिया पेस्टिसेस है। ठीक है। क्या है? एर्सीरिया पेस्टिसेस। ठीक। और सिफिलिस के बारे में बात करें तो ट्रोमा पैलिडम से होता है, जबकि हैजा और क्षय रोग बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी शैवाल यूकेरियोट्स होते हैं। बिल्कुल गलत। यही सभी शैवाल यूकेरियोट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जड़ें प्रकृति में सकारात्मक रूप से भू उपकटबंधीय और नकारात्मक रूप से फोटोट्रॉपिक होती हैं। तना प्राकृतिक रूप से सकारात्मक रूप और फोटोग्राफिक रूप से नकारात्मक। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो दोनों बातें ये सही हो जाएंगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में विचार करें। श्वसन के दौरान छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और घुली गई
ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात श्वसन के गुणांक कहा जाता है। श्वसन गुणांक इंगित करता है कि जीवित कोशिकाओं के ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित पर विचार करें। प्रकाश श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया शामिल है। ठीक है। इसमें ग्लाइकोजियम का क्रेब चक्र और ईटीएस शामिल नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त में से अगर हम यहाँ पर कथन देखें तो ये दोनों कथन में से केवल एक कथन सही है और वो कथन है आपका ऑप्शन डी। ये दोनों कथन गलत हैं और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है, 100 कह रहा है, 100 कह रहा है माइक्रो मैग्नीशियम जिस मिट्टी में कीटभक्षु पौधे उगते हैं उसमें कमी होती है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या पानी की। तो बेसिकली उसमें कमी किसकी होगी, उसमें कमी होगी नाइट्रोजन की। तो किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हाइड्रोजन की अगली पीढ़ी के लिए आशाजनक ऊर्जा वेक्टर माना जाता है। इसका उपयोग हरित बिजली उत्पादन और ईंधन कोशिकाओं में सह उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में करते हैं, न कि स्टार्च और ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के रूप में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की तुलना में सुक्रोज का स्टार्च ऊर्जा भंडारण में अधिक कुशल है, लेकिन स्टार्च पानी में अघुलनशील है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित पर अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था है। ठीक है, समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये व्याख्या सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, अर्धसूत्री विभाजन में वन सबसे लंबी और सबसे जटिल है, समजातीय गुणसूत्रों में युग्मन होता है। ठीक है। कौन सा गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका चयापचय गतिविधियों में नियंत्रित करता है, ऑक्सीडेट फॉस्फोरिलीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, या एकीकृत कोशिकाओं को पारा में डिटॉक्स करता है, एप्टोप्सिस और या क्रमादेशित कोशिका मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मिट्टी की अधिकतम अम्लता छोड़ता है। तो मिट्टी में जो अधिकतम अम्लता छोड़ता है वो क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो वो है बेसिकली अमोनियम सल्फेट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्या कह रहा है, दो साम्राज्य वर्गीकरण कार्ल नियल्सन, किंगडम वर्गीकरण अर्नेस्ट हैकेल, साम्राज्य वर्गीकरण विगटेलर और 4-5 साम्राज्य वर्गीकरण कॉपलैंड। तो उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो युग्म सही है उसमें केवल 2 युग्म सही हैं, किंगडम वर्गीकरण कार्ल मिक्सन, किंगडम वर्गीकरण कार्ल मिक्सन लीनियस। ठीक है। किंगडम वर्गीकरण 2, किंगडम वर्गीकरण कार्ल नियल्सन सही है। ठीक है। किंगडम वर्गीकरण 3, किंगडम वर्गीकरण हैकेल। साम्राज्य वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो 4 साम्राज्य किंगडम वर्गीकरण हैं, वीटेकर चौथे, और ये हैं ये। ठीक है। ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन कितने सही हैं, 2 युग्म सही हैं, बी ऑप्शन सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। स्टॉक की टी आकार का चीरा लगाया जाता है और छाल को उठा लिया जाता है। छोटी लकड़ी पाली स्कोन टकाली को छाल के नीचे के चीर कर देख रखा जाता है और टेप से ठीक पट्टी बांध दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ड्राफ्टिंग तकनीक को उल्लेखनीय है यहाँ किया गया है? स्ट्रोच ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एनिमोफिली जानवरों द्वारा परागण, हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण, जोफिली कीड़ों द्वारा परागण और नोथोफिली पक्षियों द्वारा परागण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है केवल 2 युग्म। कौन से 2 युग्म हैं? एनोफिली हवा द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? हवा द्वारा। एनोफिली यानी हवा, ठीक है। हाइड्रोफिली के बारे में यदि हम बात करें, हाइड्रोफिली पानी द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? पानी द्वारा, सही है। जेफिली अगर हम बारे में बात करें तो जानवरों की एजेंसी यानी जानवरों की एजेंसी के द्वारा। ऑर्थोफिली पक्षियों के द्वारा, ठीक है। जानवरों की एजेंसी द्वारा जोफिली कहा जाता है और फूलों में जेफोली कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो 2 युग्म हैं। ये सुमेलित नहीं है। किसके द्वारा? जानवरों द्वारा। किसके द्वारा? जानवरों द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या है? कथन ए पार्थोकॉर्फिया फलों को खाने योग्य भाग उच्च होता है, उपलब्ध होता है, ठीक है। और ये पार्थोफोलिया की जो निषेचन प्रक्रिया के बिना अंडाशय विकसित होते हैं। तो ये कथन दोनों क्या है? सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या कह रहा है? 110। हाँ, निम्नलिखित विविधताओं में कुछ व्यक्तियों को अस्तित्व में संघर्ष में बेहतर से सक्षम बनाती। विविधता प्रजनकों में बेहतर उपज, तेज विकास, बढ़ी हुई प्राथमिकताएं और होती हैं। प्राकृतिक चयन की आनुवंशिक सामग्री प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्या है? किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा प्रदर्शित किया गया था। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्फा बीटा किरणें, न्यूट्रॉन, कॉस्मिक किरणें रासायनिक परिवर्तन हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें सही हैं, 1 और 2। कौन सी? 1 और 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या है? निम्नलिखित में से किस प्राणी में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला है? मेढक, मछली, मानव और केंचुआ। तो ये किस में घुला है मित्रों? केंचुआ में। नेक्स्ट चलते हैं। केंचुआ उन जानवरों में से है बेसिकली जो एनिलिडा फाइलम को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। बायोफोर्टिफिकेशन उच्च स्तर पर विटामिन और खनिज या उच्च प्रोटीन की अवस्था में वसा के साथ फसलों के प्रजनन की प्रक्रिया है। बायोफोर्टिफिकेशन मनुष्यों में हानिकारक आनुवंशिक विकारों का कारण बनता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन से कथन सही हैं, केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फाइटोरेमेडिएशन प्रदूषण नियंत्रण पौधों का उपयोग करता है। माइकोमेडिएशन प्रदूषण नियंत्रण बैक्टीरिया का उपयोग करता है। बायोलिचिंग धातु प्रदूषक पुनर्प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का राइजोफैक्टिफिकेशन करती हैं। राइजोफिलियर प्रजातियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, 3 युग्म हमारे सही हैं। फाइटोफियम पर्यावरण प्रदूषकों का काम प्रदूषणों को उपयोग करता है। माइक्रोमीडिएशन के बारे में बात करें, पर्यावरण प्रदूषकों के निवारण का काम करता है। प्रदूषण नियंत्रण बैक्टीरिया का उपयोग करता है। बायो लीचिंग के बारे में अगर हम देखें तो दूषित वस्तुओं प्रदूषकों को पुनर्प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। राइजोफिल्ट्रिकेशन सूक्ष्म जीवों और धातुओं में राइजोफिल्ट्रिकेशन अवशोषण या प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण राइजोफियर, ये बात गलत है। तो 3 सही हैं। कितने युग्म सही हैं? 3। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन की कमी जिसके कारण बच्चों का में बौनापन होता है, स्रावित होता है। तो ये अगर हम बात करें तो किसके कारण होता है? ये होता है पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्रंथि से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और इसका व्याख्या भी की जा रही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित पर विचार करें। पानी का सूखना, भोजन का भंडारण, पौधों के संपूर्ण संरचना के लिए समर्थन, गैसीय विनिमय, उपरोक्त में से कौन सी जड़ों का कार्य करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये कार्य करते हैं चाइनो, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। डिप्लोब्लास्टिक फेलिडेस फिश, ट्रैपोप्लास्टिक प्लेटफॉर्म, खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र, मनुष्य, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र, घोंगे। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 युग्म। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 2 युग्म सही हैं। कौन से 2 युग्म सही हैं? तो 1 और 2 सही होंगे। कौन से? जेलीफिश और डेप्लीफिश। ये दिया गया है खुले तंत्र में घोंगा और बंद प्रकार का मनुष्य, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो दिया गया है पार्किंजी ने। किसने? पार्किंजी ने, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 120। निम्नलिखित में एक्वा रेजिया 1:3 के अनुपात में स्रावित हाइड्रो एसिड में तैयार करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। एक्वा रेजिया अत्यधिक संरक्षण, धुआं उगलने वाला तरल पदार्थ है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। ये लक्ष्य अंगों के विशिष्ट कार्य के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लैंगिक कोशिकाएं कोई पुरुष सेक्स हार्मोन स्रावित करता है, उन्हें सामूहिक रूप से एंड्रोजन कहा जाता है। मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय स्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन स्राव करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टोटी पेंटेंसी एक कोशिका की एक जीव है जो सभी विभेदित कोशिकाओं में विभाजित करने के लिए उपयुक्त उत्पन्न करने की क्षमता है। यूनिपोटेंसी स्टेम सेल संदर्भित करती है। इसमें 3 रोगाणु परतों एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम में से किसी एक के अंतर करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। एलिसा सीरम एंटीबॉडी सांद्रता निर्धारित करने की एक उपकरण है जो HIV जैसे रोगजनकों को संक्रमित एंटीबॉडी निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही होंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्या कह रहा है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इनोवेटिव एम्प्लीफिकेशन तकनीक है जिसका उपयोग रुचि और DNA में कई समान अणुओं संश्लेषण के लिए किया जाता है। सही है। विकेंद्रीकृत पुनरुत्पादन, प्राइमर एनेलिंग संश्लेषण, प्राइमर विस्तृतता PCR शामिल है। ये भी सही है। तकनीक का उपयोग RNA प्रबंधन में किया जाता है। ये भी सही है, यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। मछली जैसे जलीय जंतु अपशिष्ट में गैसीय रूप में उत्सर्जित होता है तो अमोनिया के रूप में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेनिसिलिन दवाओं में की रानी कहा जाता है। यह क्रिया जीवाणु और जीवाणु की कोशिकाओं का संश्लेषण रोकता है। नीचे दिए कोड को सही उपयोग करिए। AR दोनों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल कोशिका प्रोटीन बैक्टीरिया, यीस्ट या शैवाल माइक्रोबियल कोशिकाओं में उत्पन्न प्रोटीन को संदर्भित करता है।
यह एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है जिसमें आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। इसका उत्पादन अपशिष्ट जल और कृषि अपशिष्ट जैसी सस्ती जैविक सामग्री के उपयोग में किया जाता है, जिससे एक स्थायी स्रोत बन जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। निम्नलिखित में से विचार करें। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस CD4+ T कोशिकाओं पर हमला करके प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर कर देते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम HIV संक्रमण के बाद चरण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। HIV एड्स के लिए वर्तमान में इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन दवा संक्रमण प्रबंधन संचरण को रोक सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों सही हैं, जबकि तीसरा हमारा गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3। 130 क्या है। WCBC बैक्टीरिया वायरस जैसे रोगजनकों के खिलाफ रक्षा मुख्य पंक्ति में WBC अस्थिमज्जा निर्मित परिपक्व हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, जबकि तीसरी गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्या कह रहा है 131। सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर में अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। ओके। दूसरी निष्क्रिय प्रतिरक्षा सीधे और रक्त प्रवाह में एंटीबॉडी फेस करके तत्काल सुरक्षा प्रदान करते हैं। सक्रिय निष्क्रिय दोनों प्रकार के, ये बात गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। चिकन पॉक्स वैक्सीला वायरस सही है। चिकनगुनिया अल्फा वायरस, खसरा रुबेला वायरस, सामान्य सर्दी राइनो वायरस, चारों युग्म सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। DNA फिंगरप्रिंट DNA को अत्यधिक दोहराव वाले क्षेत्रों में भिन्नता के विश्लेषण को करती है। इन्हें मिनी सैटेलाइट कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग पितृत्व परीक्षण के लिए फॉरेंसिक किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंट विशिष्ट अनुकरण DNA को काटने के प्रतिबंध एंजाइम को निर्भर करती हैं। एक जैसे जुड़वा बच्चों में DNA फिंगरप्रिंट एक जैसा होगा, ये बात तो गलत है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है, 1 to 3 बात सही होगी। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 3 बातें सही हों, चौथी गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्या कह रहा है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21 के अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है और ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम और चेहरे की विशिष्ट विशेषताएं, बौद्धिक विकलांगता, स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ये बात करें तो ये बात गलत होगी, इससे इसका खतरा नहीं बढ़ता, जबकि चेहरे विकलांगता समस्या को बढ़ता जोखिम डाउन सिंड्रोम में आम है, महत्वपूर्ण गंभीरता से अलग हो सकती है। ये बात ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ब्रेड बनाते समय निकलने वाली गैस। तो ब्रेड बनाते समय निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी। फाइलोटैक्सी शब्द का तात्पर्य इन किन निम्न पैटर्न से है। पत्ते की व्यवस्था, तने की शाखाएं निकलना, शाखा का मूल बनना, फूलों को व्यवस्था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है पत्तों की व्यवस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बैक्टीरिया का एक क्षेत्र होता है जो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होता है। इसमें परमाणु झिल्ली का अभाव होता है। इस क्षेत्र में संबंधित प्रोटीन के बिना केवल DNA होता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। ऊंचे पेड़ों में पानी जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। पौधों में कौन सी प्रक्रिया पानी के गुण की इस ऊर्ध्वाधर गति को सुगम बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम सुगम बनाने की बात करें तो ये कौन बनाता है, तो ये मित्रों बनाते हैं आपके बाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। हाँ, एंजियोस्पर्म बीजांड निम्नलिखित में से किस अंगों अनुवांशिक नहीं है। न्यूलेस सिंड्रोम, अंडा और एंटीप्लोडोल। तो ये नहीं है न्यूलेस का, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। एक सामान्य इंसान रक्तचाप आमतौर पर 120/80 दर्ज किया जाता है। ये रक्तचाप से संबंध बैक्टीरिया संकुलन, बैक्टीरियल विश्राम, क्रमशः वेंट्रिकुलस विश्राम और वेंट्रिकुलस संकुचन, श्रवण संबंधी संकुचन और श्रवण स्थिरता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी बात सही होगी,
तो ये है आपका वेंट्रिकुलर संकुचन और वेंट्रिकुलर विश्राम की, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट घोल का उपयोग करके किस कोशिका का अध्ययन करके किया जाता है? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या नाभिक। तो ये जो किया जाता है इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये है गोल्गी उपकरण, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142, व्यायाम या दौड़ने के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है, इसका गठन उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्लूकोज की अतिरिक्त ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तने की परिधि में वृद्धि का कारण बनता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन बनेगा? तो ये बनेगा आपका पार्श्व विभोजक, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में वसा किसके रूप में संग्रहित होती है? वसा ऊतक, वसा उपास्थि, घनाकार, चपकला। तो ये जो वसा है वो संग्रहित होती है वसा ऊतक के रूप में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विवरण पौधे मेरिस्टेम सटीक रूप से वर्णित करता है? सघन कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति, रिक्तका रहित, सघन कोशिका, रिक्त कोशिकाएं, संघनन कोशिकाएं और संघनन कोशिका द्रव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है संघनन कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यदि पिता का समूह ए है, माता का समूह बी है, तो बच्चे में संभावित, तो बच्चे में ए होगा, बी होगा, ए बी होगा। संभावित विकल्प क्या होगा? ए बी और ए बी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी और ओ और हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कुछ, इसका अगर संभावित विकल्प बी होगा सही, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147, सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक मित्रों लिखी है लीनियस के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा सही है। बेरोफिलिक पत्ती किनारे कालियाँ बनने में किस प्रकार के प्रजनन का उदाहरण है? तो इसका प्रजनन का उदाहरण है वनस्पति प्रसार, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149, क्या कह रहा है? पेड़ के तने जमीन के नीचे 1 मीटर ऊंचाई में एक कील ठोक दी जाती है, 3 साल बाद कील नीचे क्यों बढ़ेगी? तो ये होगा उसी स्थिति में रहेगी, ऑप्शन सी। मानव कान में कौन सा श्रव्य ध्वनि तरंगों के का काम करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन होगा क्लिकॉइल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने परफेक्शन आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 6 सॉल्व किया है। 6 पेपर भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने कमेंट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।